क्वेश्चन विल बी करेक्ट। देन प्रोसेसर में पूछेगा अगर फीचर्स ऑफ प्रोसेसर, अगेन आप पढ़ चुके हो, बार बार नहीं बताऊंगा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कितने बिट का होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो एनमोस है, कितना डेटा लाइंस होता है, अगेन 8 बिट 16 बिट ये एड्रेस लाइन होता है, और इसमें लाइन बढ़ाना है तो एड्रेस लाइन लिख दो, फिर उसके बाद ये एक्सेस कर सकता है कितना डेटा, तो इतना डेटा कितना, तो 2 to the power 8, और एड्रेस कितना, तो 2 to the power 16, 2 लाइन और बढ़ा, आपका क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ा। प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई, 3 मेगा, जितना ज्यादा हो सके उतना। जो भी ब्लॉक डायग्राम में आप पढ़े रहोगे, जो भी आर्किटेक्चर पिन डायग्राम आपको उस टाइम पे दिमाग में आए, सबको लिख देना, अगर आ गया कि फीचर्स ऑफ 8085 लिखना है तो, ठीक है। देखो यहाँ पे बढ़ाने के लिए एड्रेसिंग मोड तक को एक्सप्लेन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको डिस्कस कर लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो पिन डायग्राम ड्रॉ करना दुनिया का सबसे टीडियस टास्क बच्चों को यही लगता है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां जाने से पहले, अभी कल जब पढ़ाई शुरू करो, तो आप क्या करो, इसको ड्रॉ करो कम से कम 3 बार, ठीक है। 3 से 5 बार ड्रॉ कर लो, क्योंकि इस इन सबों में गलती नहीं होनी चाहिए। और ये एक क्वेश्चन, अगर एक ड्रॉ अगर आप कर लेते हो 5 नंबर का ना, मतलब 5 बार, तो आप इससे समझो कि 20 नंबर के क्वेश्चन इजीली कर जाते हो, है ना। इसलिए इसको ड्रॉ जरूर कर लेना। अब समझना है क्या क्या चीजें कैसे हैं। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बसेज बोलते हैं, ठीक है। अब बस जब ड्रॉ कर लें तो फटाफट इसमें गिनो ब्लॉक कितने, 11 ब्लॉक होते हैं जनरली, या 13 होते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। चलिए 12 ब्लॉक्स होते हैं। 2 ब्लॉक हम लोग ड्रॉ करेंगे ऊपर, ठीक है, 2 ब्लॉक ड्रॉ करेंगे ऊपर, और बाकी ड्रॉ करेंगे हम लोग नीचे। तो 4 ब्लॉक हम लोग पैरेलल में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 4 ब्लॉक पैरेलल में छोटा छोटा से ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 एंड 4। फिर इसके बाद लाइन अपन लोग ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ड्रॉ क्या कर लेते हैं, इधर वाला ये पोर्शन, जनरल पर्पज रजिस्टर। अगर एग्जाम में जितना याद रहे उतना कर देना, नहीं तो यहाँ जनरल पर्पज रजिस्टर कराना, ठीक है। ये हुआ। अब ये ड्रॉ हो गया, अब ये 2 हो गया। अब दोनों के बाद जस्ट यहाँ हम लोग क्या ड्रॉ कर देते हैं, एएलयू ड्रॉ करते हैं। देखिए 2 के बाद अब एक एक करके इसको समझ लेंगे। फिर यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और फिर उसके नीचे जो ये ब्लॉक है, इसके नीचे अगेन जैसे ये बड़ा सा ब्लॉक, वैसे ही ये यहाँ एक बड़ा सा ब्लॉक ड्रॉ किए। सबसे नीचे इसके, इस लाइन के जस्ट नीचे एक ड्रॉ किया हमने, ऐसा पूरा सा ब्लॉक, है ना, ठीक है। और फिर यहाँ से इसी से 2 लाइन यहाँ खींचे, यहाँ एड्रेस बफर और यहाँ एड्रेस डेटा बफर की ड्रॉ कर दी। अपना काम, कहानी जो है वो यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब इसको अगेन एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में ये क्या क्या कह क्या रहा है, ठीक है। देखिए 1 मिनट, देखो ये अच्छे से समझ लेना, पिन यहाँ पे ही क्लियर भी हो जाएगा दीपांशु। देखो सबसे पहले इंटरप्ट कंट्रोल, इंटरप्ट कंट्रोल क्या करता है कि कोई भी, देखो सबसे पहले इंटरप्ट क्या है, तो इंटरप्ट वो है कि आपका कोई काम हो रहा है और इन बिटवीन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ गया, तो उसको अगर करना जरूरी है, देन दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट, है ना, इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल इज सम इंपॉर्टेंट सिग्नल, नॉट द वेस्टेज ऑफ द सिग्नल। जैसे कई लोग कहते हैं डिस्टरबेंस, नहीं, ये डिस्टरबेंस नहीं है ना। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल है। एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं घर पे, मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा, और सडन ऐसा कुछ हो गया जिसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो हम उस प्रोग्राम को कुछ देर के लिए होल्ड पे डाल सकते हैं।
अब मान लीजिए बहुत सारे एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, 3 4 5 एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, जिसमें से हम ये चुन सकते हैं कि किसको इग्नोर किया जा सके और किसको एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे इंटरप्ट जिनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट, और जिनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, जिनको एक्सेस करना जरूरी होता है, उनको कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हुआ। अब अगेन क्या है कि इसमें से बहुत सारे सिग्नल मान लीजिए अचानक से आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब प्रायोरिटी सेट करना होता है तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट चला जाता है किस पे, कि वेक्टर वेक्टर ऑफ द इंटरप्ट्स या वेक्टर इंटरप्ट्स पे। लेकिन हमारे पास चूंकि यहाँ हम लोग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, हार्डवेयर इंटरप्ट की। देखिए दो इंटरप्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इंटरप्ट कौन से होते हैं, तो ये वाले जिनको हम पिन के थ्रू क्रिएट करते हैं या पिन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। ठीक है, अब इसमें से हार्डवेयर इंटरप्ट होता है 5। ठीक है, सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो होता है ट्रैप। ट्रैप का मतलब अगर ये एक्सेस मतलब ये अवेलेबल है और बाकी भी अवेलेबल हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रैप जो है वही एक्सेस किया जाएगा। मींस कि ट्रैप इंटरप्ट को हैंडल करने के ट्रैप इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद ही कोई और इंटरप्ट हैंडल किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या हमारे पास इंटरप्ट में, ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसके बाद अगर ट्रैप भी इंटरप्ट आएगा तो INTR सिग्नल जरूर एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ये है क्या, इंटरप्ट है, इसके लिए ये पिन इस्तेमाल होगा। और अगेन इनमें से कोई भी RST 6.5 7.5 5.5 या ट्रैप कोई भी एक्सेस हो रहा हो, तो इन बिटवीन आपका इंटरप्ट जब होगा तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जरूर मिलेगा। मींस माइक्रो प्रोसेसर है, इस पे आया क्या, बाहर से आया इंटरप्ट, है ना, तो ये मिला तो इंटरप्ट सिग्नल हुआ, ये बताने के लिए कि देखो जी इंटरप्ट तो आ गया, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर, देखो ये जो एरो है ये आउटसाइड की तरफ है, माइक्रो प्रोसेसर एक सिग्नल भेजेगा जो कहेगा कि हाँ एक्नॉलेज किया, मींस इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो ये 5 पिन पिन आप यहाँ ड्रॉ कर देते हो। यही पिन आपको वहां भी देखोगे पिन डायग्राम में तो मिलेगा, वहां भी INTA एक्सटर्नली होगा, बाकी का एरो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अगर एग्जाम में भूल जाओ तो एकदम मत घबराना, वहां पे ये एरो किसी पे भी मत लगाना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब बात आती है ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ये SID और SOD होता है, सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल। मान लीजिए हमारे पास डेटा है जिसको हम 01 01 10 के फॉर्म में एंटर कराना चाहते हो। ओ भाई, ठीक है, इसको हम कराना चाहते हो एंटर, तो हम सीरियल इनपुट डेटा के थ्रू एंटर कराते हैं। अगर इसी तरीके से सीरियली आउटपुट लेना हो हमें तो SOD के थ्रू लेते हैं। ये दोनों एक्सटर्नल पिंस के कनेक्शंस को शो कर रहे हैं। ठीक है जी, अब बात आती है एक्यूमुलेटर। फटाफट देख लेते हैं एक्यूमुलेटर क्या है। एक्यूमुलेट करना, जमा करना, ये 8 बिट माइक का होता है। मींस, और दूसरी बात, दुनिया का कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा हो तो उसमें से एक डेटा जो है वो एक्यूमुलेटर पे जरूर रहेगा। दूसरी बात, जब रिजल्ट जनरेट हो जाता है तो वो भी एक्यूमुलेटर पे जरूर रहेगा। ठीक है, सो एक्यूमुलेटर किसी भी तरीके के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रिलेटेड किसी भी फंक्शन में जरूर इस्तेमाल होता है। इसीलिए देखिए ALE पिन पे इसको हम लोगों ने यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब बात आती है टेम्परेरी रजिस्टर। कोई भी डेटा मान लीजिए आपका इंटरप्ट से कहीं से आए, SID SOD से आए, ठीक है जी, या फिर इस टेम्परेरी रजिस्टर से आए, या फिर इस मेमोरी लोकेशन वाले साइड से आए, मींस की एड्रेस लाइन के थ्रू आए। ठीक है, ये आएगा कहाँ, मेन मेन लाइन पे, और ये
आपके टेम्परेरी रजिस्टर के थ्रू होकर के ही एक्यूमुलेटर में आएगा। टेम्परेरी रजिस्टर पे कुछ देर के लिए ये रहेगा और फिर ये यूज हो जाएगा एलयू यूनिट में। एलयू यूनिट क्या होता है? किसी भी तरीके का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या लॉजिकल जो भी ऑपरेशन है उसके लिए होता है। हालांकि माइक्रो प्रोसेसर में MUL, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नहीं इस्तेमाल होता है। दो इंस्ट्रक्शन ये 8051 में इस्तेमाल होते हैं। अगेन, फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या है? फ्लैग रजिस्टर कंडीशन बताता है कि आपका जो फंक्शन परफॉर्म हुआ वो फाइनल रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, फ्लैग होता है, फ्लैग मीन्स होता है झंडा, और झंडा कितने तरीके का? तो यहाँ पे 5 तरीके का। ठीक है, वैसे तो ये 8 बिट वो होता है, रजिस्टर होता है, लेकिन इसमें से 5 ही इस्तेमाल होते हैं। और वो 5 कौन कौन से होते हैं? तो देखो, कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा हो या कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा? उसका साइन पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। तो ये किससे शो होता है? साइन फ्लैग से। ठीक है, दूसरा, दोनों नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो सकते हैं, ठीक है, या 1 हो सकता है। अगर 0 हो सकते हैं, मतलब 0 हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी, 0 से बड़ा कुछ भी, तो उसके लिए होता है 0 फ्लैग। ये तब सेट होता है जब एक्यूमुलेटर फाइनल रिजल्ट देता है कि आपका जो डेटा है आउटपुट 0 आ गया, तो 0 फ्लैग सेट होगा। अगर 0 नहीं आता है तो ये फ्लैग जो है, 0 फ्लैग विल बी योर 0। ठीक है, अगर 0 हो जाता है रिजल्ट, देन 0 फ्लैग विल बी योर 1। साइन 0 हो गया। अब कोई भी नंबर, मान लीजिए डिजिटल है, बाइनरी है, तो नंबर ऑफ वंस उसमें रहेंगे, लाइक 0 1, 0 1 1 0 1 ऐसे करके। तो इसमें नंबर ऑफ वंस है, या तो ऑड हो सकते हैं और नहीं तो इवन हो सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो ये जो फ्लैग रहेगा वो पैरिटी फ्लैग इसको बोलते हैं, ये 0 होगा। और अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो ये पैरिटी फ्लैग जो है वो सेट रहेगा, 1 रहेगा। तो साइन 0 पैरिटी। अब कैरी फ्लैग होता है एक। कैरी फ्लैग होता है अगर मान लीजिए हम दो नंबर ऐड कर रहे हैं, लाइक 8 बिट का कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 है तब तो कोई कैरी नहीं जनरेट होगा, यानी कि कैरी फ्लैग जो है वो 0 रहेगा। लेकिन अगर ये 1 रहे और यहाँ भी 1 रहे तो 1 1 0 और 1 कैरी आएगा, तो इस केस में कैरी फ्लैग सेट होता है और आपका फ्लैग रजिस्टर वो सेट। एक होता है एसी फ्लैग। एसी फ्लैग क्या होता है? ऑक्सिलरी कैरी। अगर हम कोई भी नंबर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और 4th बिट से 5th बिट पे कोई डिटेल गया, तो वो 4th बिट मीन्स की D0 D1 D2 D3, D3 से D4 पे, ठीक है, क्योंकि D0 से शुरू हो रहा है। तो D3 से D4 पे कोई अगर कैरी गया तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। तो ये 5 चीजें आपको यहां से क्लियर हो जाएंगी कि इंटरप्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और फ्लैग कौन कौन से होते हैं। डिटेल में लिखना हो तो आप एग्जाम्पल एक दे करके और वहां पे लिख दे सकते हो। जैसे पूछ देता है क्वेश्चन कि पैरिटी फ्लैग रजिस्टर को एक्सप्लेन करिए, तो आप फ्लैग रजिस्टर ड्रॉ करके, मान लीजिए कि अगर एग्जैक्ट आता है तब तो ड्रॉ करो, नहीं तो सिर्फ ऊपर लिख दो फ्लैग और नीचे लाइन खींच के और 5 पार्ट में करके और वहां पे एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे। अब यहाँ आगे जब अर्थमेटिक लॉजिक से फंक्शन परफॉर्म हुआ तो फ्लैग की कंडीशन यहाँ से हुई, लेकिन डेटा तो हमारा अगेन आएगा कहाँ पे? तो मेन बसेस पे आ जाएगा, और बसेस पे यहाँ के थ्रू या फिर यहाँ के थ्रू जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग ये अगेन आपके एक्सटर्नल मेमोरी पे चला जाएगा। मेमोरी पे कैसे जाएगा? तो देखो जी, यहाँ से आपका डेटा और एड्रेस लाइंस और ये एड्रेस बसेस है, इनके थ्रू आपका जो है डेटा चला जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी मेमोरी पे ही तो स्टोर होगी, तो अब मेमोरी पे हमारे पास यहाँ AD0 to AD7 और A0, तो यहाँ D0 से D7
देखो पहले क्या होगा, एड्रेस पॉइंट आउट हो जाएगा उस एक्सटर्नल मेमोरी का कि कहाँ पे वो कंटेंट है, ठीक है। और फिर वहां से उठ करके और आएगा कहाँ, तो मान लीजिए कि हमारे पास ADD के लिए कोई कोड है 32, इमेजिन करते हैं। तो 32 जो है वो कहाँ होगा, किसी मेमोरी लोकेशन पे होगा। तो ये एड्रेस पॉइंट आउट हो गया, मान लीजिए कि 200F पे 32 है, तो यहाँ से उठा और उठ करके ये चला आएगा कहाँ। अब अगर हम लोड किए हो कि रजिस्टर बी पे, मतलब सॉरी, ये उठ करके आ जाएगा कहाँ, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आया क्या, तो ऐड का कोड यानी कि 32। क्या हो रहा है, 32, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से यहाँ पे 32 आया। अब ये 32 कोड जो है वो डिकोड होगा, इसमें डिकोड होगा, और ये जो डिकोडर है ये बताएगा कि 32 का मतलब क्या होता है। तो 32 का मतलब डिकोडर पता करेगा, तो मतलब पता लगा क्या कि ऐड हो गया, ठीक है। तो अब ये बता देगा किसको, टाइम एंड कंट्रोल यूनिट को। टाइम एंड कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में मशीन साइकिल जनरेट करेगा, कि टाइमिंग डायग्राम जिसको बोलते हैं, तो जनरेट करेगा। और फिर ये बाहर को जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, जहां जहां पे, उसको ये सब भेज देगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ अगेन मैं बता दूं, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करो तो एक्सप्लेन करने में भी आपको आसानी हो जाए। ये जितने भी आप ब्लॉक्स बनाते हो, ठीक है, हालांकि ये कहीं भी बहुत, मतलब बुक्स वाले भी ये गलती कर देते हैं। जो टाइमिंग डायग्राम है, इससे सारे ब्लॉक्स को आप जोड़ोगे। देखो ये एरो से यहां से, अब हो सकता है कि ये लाइन खींच के डायरेक्ट भी जोड़ना चाहो। अगर मैं मान लो जोड़ दूं इसको, इस इधर से यहां से, फिर इसको यहां से जोड़ दूं, फिर इसको यहां से, तो गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। मीन्स आपके जितने ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे जुड़े होने चाहिए। इसलिए जरूरी है क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट्स, यानी कि रजिस्टर और डिफरेंट काउंटर्स वगैरह का ही तो कॉम्बिनेशन है। तो उसके लिए बिना क्लॉक सिग्नल के, और ये माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं कर सकता है। इसलिए इसको सबको जोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है टाइम इन कंट्रोल यूनिट। ये हो गया। ये रजिस्टर्स क्या है, WZ, ये यूज नहीं होते हैं, यूजर डिफाइनेबल नहीं होते हैं। B और C, D और E, H और L, ये रजिस्टर्स जो है यूजर डिफाइनेबल होते हैं, जिनमें आप प्रोग्राम लिख सकते हो, प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन एक चीज ध्यान रखना है कि रजिस्टर B से C में या C से B में डेटा को डायरेक्टली आप नहीं भेज सकते हो। D से E में, E से D में नहीं भेज सकते हो। H से L में, L से H में नहीं भेज सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर B से C में भेजना है तो B से पहले D में भेजो और फिर D से C में भेजो, तब जा करके आपका काम करेगा। अगेन स्टैक पॉइंटर क्या है, तो स्टैक मेमोरी जो है उसके लिए स्टैक पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रुक के पहले आगे हम लोग बढ़ लें। ये क्या बताएं, लास्ट दिन इतना एक्सप्लेन करोगे तो खैर बता देता हूँ क्योंकि आपको आसान हो जाए। अब सर ये इसमें हो गया पूरा स्टैक। वो करना है, हाँ? जैसे डायग्राम बना के एक एक चीज इसको डिस्क्राइब करनी है। मैं ये क्या बता, नहीं एक चीज नहीं, मैं इसको देखो, इसको टाइम इसलिए दे रहा हूं ना कि पूरा का पूरा यूनिट इसमें ही कवर हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है सर। जैसे जैसे ये देखो, ये तो आपका मन है डायग्राम बना के, और आप चाहो कि डायग्राम बना के कम लिख, मतलब 2 नंबर 4 नंबर में, मतलब एडिशनली देखो डायग्राम बना दिए, मतलब आपका 90% तो काम हो ही गया। बात समझ रहे हो ना। लेकिन जी सर। होता क्या है, ये देखो होता क्या है ये समझो। जैसे अभी मैंने आपको लग रहा हो कि सिर्फ डायग्राम, यहाँ क्या एक्सप्लेन कर दिया, यही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इंटरप्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। SID SOD पिन, ये फुल फॉर्म लिखना, ये हो गया। फ्लैग रजिस्टर जो है उसको, क्योंकि देखो अब परसों एग्जाम है, मैं उस सारी चीजों को ना अंदर बैठ के एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, तो आप पढ़ोगे कब।
जी सर। तो इस वजह से मैं इसको खींच रहा हूं, जल्दी से हो जाए तो आगे मेरे लिए आसान हो जाए और आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ठीक है, जी सर। अब देखो, बाकी ये बफर, एड्रेस बफर, ये नहीं पूछा जाता है। हालांकि एड्रेस बफर क्या करता है, देखो AD नॉट टू AD7 ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको लोअर ऑर्डर एड्रेस बोलते हैं और ये हायर ऑर्डर हो गया। इसमें ये चीज पिन डायग्राम में समझना है। देखो X1 X2 है, ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होती है। मींस हमारी जो फ्रीक्वेंसी हम लोग प्रोवाइड करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, तो X1 और X2 ये दो पिन होता है, और इसको हम लोग क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी यानी पीजो इलेक्ट्रिक एक ऑसिलेटर होता है, उसके थ्रू जो है हम लोग इसको ऑसिलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3.14 एक पे, 3.14 दूसरे पे, 33 मेगाहर्ट्ज पे हम प्रोवाइड करते हैं। ये अलग अलग वर्जन पे डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है माइनर से। ठीक है, अब क्लॉक जनरेशन, यहाँ पे क्लॉक इन हुआ, अब यहाँ क्लॉक आउट है। एक चीज देखना, क्लॉक आउट क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, तो अगर हम दोनों के समझने की स्पीड सेम नहीं हो, चलने की स्पीड सेम नहीं हो, तो जो मैं कहूंगा वो आप तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक फ्रीक्वेंसी पे प्रिंटर और कंप्यूटर काम न करे, तो कंप्यूटर कमांड देगा आज, और प्रिंटर कमांड दे मतलब प्रिंट करेगा अपने अकॉर्डिंग। तो सारा सिस्टम सिंक्रोनाइजेशन में बना रहे, इसके लिए जो है ये क्लॉक आउट सिग्नल हमारा होता है। ये एक्सटर्नली जो भी डिवाइसेस कनेक्ट रहेंगे प्रोसेसर के साथ, या मेमोरी कनेक्ट रहेगा, उसको ये कनेक्ट करेगा। फिर रेडी है। रेडी सिग्नल क्या है, अगर माइक्रो प्रोसेसर किसी और मेमोरी के साथ या डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो वहां पे रेडी सिग्नल उसको भेजा जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को। वो बताएगा कि दूसरा जो डिवाइस है वो रेडी है माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम करने के लिए। अगेन RD बार, रीड बार इसको बोलते हैं। ये इस्तेमाल होता है मेमोरी को किसी डेटा पे रीड करने के लिए। ठीक है, सॉरी, मेमोरी से डेटा रीड करने के लिए। इसका एरो जो है वो इनसाइड की तरफ रहेगा, इसमें गलत यहां बना दिया है। ठीक है, राइट सिग्नल है, वो मेमोरी से डेटा को राइट, मतलब प्रोसेसर से डेटा को किसी मेमोरी पे राइट करने के लिए है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ALE, ये प्रोसेसर में चाहे सारा प्रोसेसर भूल जाओ, लेकिन ये ALE पिन जरूर याद रखना, ये हमेशा ही पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन बनता है आपका डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ पिंस। ठीक है, लिख लो उस क्वेश्चन को, डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ पिंस जो है वो पूछा जाता है, वो ALE पिन के थ्रू किया जाता है। एड्रेस लैच इनेबल, उसको मैं बता दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी S0 S1 ये स्टेटस सिग्नल्स हैं। ठीक है, जो बताते हैं कि आपका डेटा है वो रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, या क्या हो रहा है। और ये किसके साथ बताता है, इनपुट आउटपुट मेमोरी बार के साथ बताता है। DMA सिग्नल्स दो होते हैं, होल्ड और HLDA। DMA मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया आपको, दो डिवाइसेज बीच में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, मतलब ये मेडिएटर है, ये दो लोगों से बात करा रहा है। ठीक है, तो होल्ड और HLDA सिग्नल। रीसेट जो है, अगर रीसेट इन पिन जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए है, और रीसेट आउट और किसी डिवाइस को रीसेट करने के लिए है। ठीक है, तो यही टोटल आपका ब्लॉक डायग्राम है, इसी को एक्सप्लेन करना है। 5 बार इसको कल आप ड्रॉ कर लीजिएगा, तो आप इससे काफी क्वेश्चन इजिली कर जाएंगे। अब देखो जो मैंने वहां बताया, उस वो चीज यहाँ आपको आसान बना देगी। रजिस्टर कितने टाइप के हैं ये लिखने में आपका काम आ जाएगा। एक और है यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है, पूछता है व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जो है, लिख देना कि प्रोग्राम काउंटर इज ए रजिस्टर विच holds the holds the address of next instruction to be fetched। मान लीजिए बहुत सारे प्रोग्राम की लाइंस हैं, और ये अलग अलग मान लीजिए एड्रेस पे, जैसे ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे,
किसी लोकेशन पे, ये लोकेशन है और ये प्रोग्राम की लाइन्स है। मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जो प्रोग्राम काउंटर है वो अ, इसको मतलब इसके जस्ट बाद वाले इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, पॉइंट आउट करता है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से एग्जीक्यूट होगा। चूंकि ये प्रोग्राम के इवेंट को काउंट करता है, इसलिए इसको प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। ये 16 बिट का रजिस्टर होता है। स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट का रजिस्टर होता है। बाकी सब कहानी एज इट इज जो आप पढ़े हो वही दिमाग में रख लेना। टेम्परेरी रजिस्टर ये कहीं पढ़ने वढ़ने की जरूरत एज सच नहीं है। स्पेशल पर्पज रजिस्टर आई हैव एक्सप्लेन। एक्यूमुलेटर क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं, साइन फ्लैग वगैरह क्या कैसे काम करता है वही बता दिया। अगर रिजल्ट 0 है तो 0 फ्लैग विल बी सेट, और ये एक एक चीज वहां देख लेना। आप रिव्यू मारोगे धुआं उड़ा दोगे। टाइमिंग कंट्रोल यूनिट अगेन यहाँ क्लियर। इंटरप्ट ट्रैप जो है वो सारा कुछ ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, भूल के भी भूल नहीं जाना है इसको, ठीक है। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल एसआईडी एसओडी बता दिया। बंद करे बेटा, शोर ना करे प्लीज। अब 8085 पिन डिस्क्रिप्शन है ये। यहाँ पे देखो जो पिन वहां पे आप मैंने बताया एक एक चीज, वही चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें कहीं कुछ ऐसा गणित ना है, देखना। अब होता क्या है, बहुत ही यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मान लीजिए आप वहां एग्जामिनेशन में गए और आपको ये सारे पिन की नंबरिंग भूल गए, एकदम हाथ पांव फूल गया कि क्या होगा अब, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। और आपको क्या करना है, जस्ट एक ब्लॉक ड्रॉ करना है, ठीक है, और एक तरफ से सारे पिंस लिखना शुरू करना है, ठीक है। कुछ और नहीं दिमाग में लाना है कि किस नंबर पे क्या पिन रहेगा। और जितना कुछ आपको पिन याद आता है ना, सब यहाँ पे ये लिख देना। बस एक चीज ध्यान रखना, नंबरिंग नहीं करना, क्योंकि जब नंबरिंग कर दोगे तो एग्जामिनर सोच आप गलत काटेगा अगर किसी और नंबर पे कोई और पिन है। नंबरिंग नहीं है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। एंड अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर 100% मिलेगा। या 5 में 5 अगर मेरे जैसा टीचर हो और सारे पिन लिख दिए तो 5 में 5 मिल जाएंगे, अगर नंबरिंग नहीं है तो। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखना है, ये जरूर लिखना है। मैक्सिमम बच्चे 8085 लिखना भूल जाते हैं, सब सही के बाद भी वहां अथॉरिटी है कि नंबर 0 किया जा सकता है। तो 8085 लिख देना और फिर एक्सप्लेन करना। अब X1 X2 बता दिया था। रीसेट आउट किसी और सिस्टम को रीसेट करने के लिए, एसओडी एसआईडी सीरियल अगर आउटपुट को डेटा हमें बाहर करना है, एसआईडी सीरियल डेटा इनपुट कराने के लिए, ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी की होती है, इंटरप्ट होता है। सारे इंटरप्ट एक ही साथ आते हैं, देखिए X1 X2 रीसेट आउट के बाद एसओडी और एसआईडी एक साथ है, फिर सारे के सारे जो इनपुट वो इंटरप्ट्स हैं वो एक साथ आएंगे। मैं उसकी 5 के बाद 6 पिन, 5 इनपुट और एक इंटरप्ट सिग्नल, तो ये 11 इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है ना। तो 5 से 6 7 8 9 10 पे इंटरप्ट और एक्नॉलेजमेंट 11वें पे। फिर इधर से जैसे इंटरप्ट खत्म होता है कि डी नॉट शुरू होता है, ठीक है। डी नॉट जब डी नॉट होगा तो ए नॉट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि एडी नॉट। तो एडी नॉट से लेके एडी 7 तक, और इसके बाद वीएसएस और वीसीसी लास्ट, मतलब यहाँ वाली सबसे नीचे और यहाँ सबसे ऊपर, ये सब पावर सप्लाई होती है ये, है ना। वीएसएस और वीसीसी के अगेंस्ट हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। एक ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे पे +5 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं। इसके जस्ट बाद डीएमए पिंस आती हैं, होल्ड एचएलडीए, ये दोनों, ठीक है। फिर क्लॉक आउट आता है और फिर रिसेट इन, मतलब रिसेट आउट यहाँ रिसेट इन, ठीक है। रिसेट इन क्या, हाँ बोलिए, ठीक है। कुछ कहना है क्या, एनीवन, आयुष जी सर। कुछ कहना है यहाँ? नहीं नहीं ठीक है सर।
ठीक है। देखो जी सर। रीसेट इन अगेन रेडी, रेडी क्या है, एक्सटर्नल सिग्नल जो है वो देगा अगेन। अब इनपुट आउटपुट और मेमोरी बार ये जो है ये कनेक्ट करना होता है किसी भी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। और अगर ये कनेक्ट है तो एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, इनपुट आउटपुट और स्लैश एम बार है ना। अगर ये एम बार मतलब जीरो यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब ये मेमोरी से कनेक्ट है। और अगर वन है तो इसका मतलब ये किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसकी एलसीडी या फिर किसी कीबोर्ड से कनेक्टेड है। ये चीज ध्यान में रखना। बाकी स्टेटस सिग्नल है ये S3 RD बार रीड बार ये सब। ALE पिन अलग से एक्सप्लेन करता हूं मैं। S0 लेके आना 28 पे, और फिर नीचे से अगर आप सिर्फ एड्रेस लाइंस देखना तो D0 से लेके D7 और यहाँ A8 से लेके A15 लेके जाओ, और बाकी ऊपर सारी पिन्स लिखनी। ठीक है, जो याद हो वो लिख देना, पिन के चक्करों में नहीं पड़ना है, फिर से कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पिन डायग्राम तो लगभग हो गया, इसको थोड़ा सा देख लेना क्योंकि मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा, तुम लोग अच्छे से नहीं कर पाओगे। देखो इसमें ये वाला टेबल पूछेगा आपको, अगर पूछता है ऑपरेशंस डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय माइक्रो प्रोसेसर, एक क्वेश्चन आएगा, तो वहां आप सिर्फ देखो क्या लिखोगे, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट राइट। इसके लिए ब्लॉक बना देना फटाफट ऐसे, इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार है ना, और यहाँ S1 और S0। ठीक है, अब देखो तो वैसे तो 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 ऐसे पूरा 8 तक जैसे हम बनाते थे वैसे बना करके, और यहाँ से देख लेना क्या है कि देखो S0 S1 है, अगर 0 1 1 है तो यहाँ राइट बार हुआ और ये रीड बार ऐसे। तो सिर्फ ये टेबल बना करके छोड़ देना, और इस टेबल को बना के और साथ में एक और टेबल ड्रॉ कर देना, उस टेबल से बाकी चीजें क्लियर हो। जैसे इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार है, और यहाँ RD बार और WR बार। ठीक है, तो यहाँ 0 1 नहीं 0 0 0 यानी कि कोई भी ये मेमोरी है, मेमोरी कनेक्टेड है यहाँ, लेकिन यहाँ पे ये चूंकि 1 और 1 दोनों 1 1 है, यानी कि रीड भी 1 है और राइट भी 1 है, तो ये नॉन एक्सेसिबल कंडीशन है, यानी कि दोनों हाई नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही साथ कोई भी मेमोरी रीड और राइट दोनों नहीं हो सकता। तो ये डोंट केयर कंडीशन जैसे हो जाएगा। फिर आएगा 0 0 1, तो इस केस में एम बार है तो ये 0 है, मीन्स की एम बार मेमोरी विल बी हाई, और IO जो है वो 0 हो जाएगा। तो मेमोरी और कौन सा ऑपरेशन होगा, राइट ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन पे 1 है यानी 0 हुआ, रीड बार हुआ तो मेमोरी रीड हो जाएगा। अब ऐसे ही 0 मान लो ये 1 है और यहाँ 0 आता है, ऐसे कंडीशंस आएंगी, आप टेबल बनाओगे तो लिख लोगे। ये अभी कहीं मार्क कर लो इसको एक बार, खुद से वो कर लेना, एक्सरसाइज करके जाना। 0 कर लोगे, 1 कर लोगे, 0, तो ये तीनों मिल करके क्या बनाएंगी, मेमोरी। 0 हुआ यानी कि मेमोरी विल बी मेमोरी ऑपरेशन, और रीड जो है 1 है यानी कि रीड ऑपरेशन नहीं होगा, राइट ऑपरेशन होगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो मेमोरी राइट ऑपरेशन। एक और कंडीशन आएगी, जब ये इनपुट आउटपुट एम बार में से यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 आया मीन्स की इनपुट आउटपुट कंडीशन हाई हो जाएगी, एम बार विल नॉट बी अवेलेबल। और यहाँ से देखोगे कि ये अगर 1 है या 0 है, अगर 0 है तो रीड बार, और यहाँ तो ये कंडीशन हो जाती है हमारी इनपुट आउटपुट रीड, है ना। और इस टाइप से आपका ये टेबल तैयार हो जाता है। इसमें से छट करके 4 आएगा, अगर वैसे बनाओगे तो ये बन जाता है IU स्लैश एम बार और RD बार WR दोनों का बार, ये 0 0 0 0 1 1 नहीं सॉरी 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 ऐसे करके लास्ट में 1 1 आ जाएगा।
इसमें से जो जो कंडीशन नहीं आएगा उसको काट देना। जैसे दोनों हाई हो जाए, दोनों लो हो जाए, काट दोगे तो आपके पास 5-6 कंडीशन आ जाएगा और वही आपका ऑपरेशन के लिए टेबल हो जाएगा। ये 8 नंबर में पूछा जाता है जनरली, अगर मतलब हाईएस्ट जो नंबर होंगे उसमें, या कई बार 5 में पूछा जाता है, 2 नंबर में एक कभी भी नहीं पूछा जाता है। डीएमए क्या होता है जो बता दिया उसको खूब एक्सप्लेन कर देना, सिग्नल्स को एक्सप्लेन कर देना, होल्ड, एचएलडी, रीड, और हो जाएगा। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एडी नॉट टू ए7, यहाँ एक आईसी नंबर है 74LS373, ये याद करने की कोशिश करना अगर याद रह जाए तो। ये देखो इसमें समझना है, बस ये समझ लो तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया 100%। ये क्वेश्चन में भी परसों वाले मेरे आ जाए। देखो यहाँ क्या है, सिंपली माइक्रो प्रोसेसर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या करना, यहाँ पे एएलई पिन ड्रॉ कर लेना कहीं पे भी, ठीक है। एएलई पिन को बाहर ले आए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या है, बफर्स होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें इनसाइड रहेगा, यहाँ डी, यहाँ क्यू, और यहाँ एक ऐसे 3 स्टेट स्विच रहेगा। अब जैसे इंटरनल ये इसका कंडीशन है, एक्सटर्नली क्या होता है कि जब एएलई पिन हाई होता है तभी ये बफर हमारा एक्टिव रहता है, और यहाँ अगर एक बफर लगाते तो एक हाई रहता, लेकिन यहाँ इस स्ट्रक्चर में हमारा जो बफर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसमें कितना होता है तो 8 होता है, ठीक है। मीन्स कि ये एक बस एक बना के शो किया है, ऐसा स्ट्रक्चर इसमें 8 होता है। और जब एएलई पिन हाई होता है तो ये पूरी जो आईसी है वो एक्टिव मोड में आती है। जब ये एक्टिव मोड में आती है तो ये जो लाइन है एडी नॉट से AD7, तो ए जो है वो कनेक्ट हो जाता है कहाँ, A7। मतलब यहाँ अगर A7 है तो AD7 में तो A7, AD6 है तो A6, ऐसे ये आउटपुट यहाँ वाला अवेलेबल जो है वो यहाँ आ जाता है। लेकिन अगर दूसरे जैसे स्टेट चेंज होता है, एएलई पिन जो है वो लो होता है, तो लो होता है तो बाय डिफॉल्ट ये जो है डीएक्टिव मोड में रहता है, जो आपका ट्राई स्टेट बफर है, ठीक है, 74LS273, ये लो कंडीशन में रहता है, नहीं काम करता है। और बाय डिफॉल्ट इन पे जो आउटपुट अवेलेबल है, जैसे ये D0 यहाँ पे उठाओ, D1 यहाँ से, तीसरे से D3, D4, D5, D6, और आपको यहाँ D0 से लेके D7 तक मिलता है। अगर पूरा आप ड्रॉ करोगे नीचे से ऊपर तक तो आपके पास ये रहता है D0 से लेके D7 तक, फिर A0 से लेके A7 तक, फिर A8 से लेके और A15 तक आपको मिलेगा। ये सारी जो लाइंस हैं वो ये वाली लाइन है, ठीक है। A7 से लेके जो है ये वाली लाइंस हैं, और D0 से लेके जो D7 है वो ये वाली लाइंस हैं। ये तब आती हैं जब आपका एएलई पिन लो रहता है उस कंडीशन में। तो ये पूछा जाता है और 100% रिपीट होते चला आया है अभी तक, जितना कुछ आप देखते हो। अब ये जो है ये पूछता नहीं है, हालांकि जो मैंने वहां बताया, इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार, वही वाला कंडीशन यहाँ पे इसने नैंड गेट लगा के और MEMR और ये सब सिग्नल क्रिएट किया और उसको कनेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं, ये सब पढ़ लेना। मैं सीधे टाइमिंग डायग्राम में एक चीज बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको एकदम मत छोड़ना, जब टाइमिंग डायग्राम आपको पूछे ना तो जरूर करके आना, ठीक है। ओके सर। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि टाइमिंग डायग्राम आप छोड़, अगर इससे इजी क्वेश्चन अगर आया हो और वो आपको कंफर्म आता हो तो कर लेना, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन हो, टाइम ज्यादा ले रहा हो, तो आंख बंद करके इसको ड्रॉ कर देना और आपके नंबर बहुत ही बढ़िया आएंगे। मैं 5 मिनट में इसको समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो हम लोगों को क्या है, पहले आता है ऑपकोड फैच,
तीन कंडीशन होते किसी भी ऑपरेशन में, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट, या ऑपकोड फेच और रीड और राइट। ये वाला जो है टाइमिंग डायग्राम, ये ऑपकोड फेच का है। देखो इसमें क्या है, तीन टी स्टेट्स होते हैं, T1 T2 T3 T4, फटाफट ऐसे खींच देना है। और अपन लोग क्या करेंगे, इसको चार पार्ट में ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्लॉक करेंगे। देखिए कोई भी क्लॉक 100% ऐसे नहीं हो सकती है, क्योंकि 100% का मतलब हो गया फुल ड्यूटी साइकिल, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होता है। इसलिए क्लॉक को थोड़ा सा अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करके ही रखेंगे, है ना। और इसको कभी भी ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, इसमें दो पार्ट ही बनेगा, ऐसे करके और तब ऐसे यहाँ खत्म करके फिर इसको लेके आएंगे, इसको दो पार्ट। कई बार बच्चे क्या है, यहाँ से ऐसे खींच देते हैं, ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से गलत होगा। ये नहीं करना है, इन्हें नीचे वाला करना है। अब क्या करना है, A8 to A15 एज इट इज ड्रॉ करना है, 100% ऐसे ही, इसमें कोई गणित नहीं है। देखिए ये ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि A8 से A15 हमारे पास 8 लाइंस होती हैं, ठीक है। अब 8 लाइन की कंडीशन को शो करना हो और सबको अगर हाई करना है, तो हमें सारी कंडीशन ऐसे लेके चलनी पड़ेगी, 8 लाइन बनाना पड़ेगा। और लो होगा तो ये 8 बार लो भी करना पड़ेगा, ऐसे मतलब हाई करना हो तो ऐसे करके हाई करेंगे हम 8 बार, और लो करना हो तो 8 बार हम लोग लो करेंगे। ठीक है, तो इससे, क्योंकि एक ही साथ हो हाई या लो हो सकता है, तो इससे बचने के लिए हमने फटाफट 2 लाइन का टेक्निक लगाया, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। मीन्स कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपर 8 लाइंस को, A8 टू A15 को। ठीक है, ये वाला हमारा पोर्शन ये, ठीक है जी। अब इसके बाद है, ये दो चीज ड्रॉ हो गई, क्लॉक सिग्नल ड्रॉ हुआ, ये ड्रॉ हायर ऑर्डर बस। और हायर ऑर्डर बस में क्या होता है कि इसमें थ्रू आउट आपका, चूंकि एड्रेस लाइन क्या होती है, एड्रेस लाइन तो A0 से लेके और A15 होती हैं, तो A0 से A7 वाले लाइन पे भले हम D0 से D7 वाला कंडीशन है, A8 से A15 वाला तो हमेशा ही एक ही कंडीशन में रहा है, लो है तो लो, हाई है तो है। इसके लिए बहुत ज्यादा हमें टाइमिंग का इशू है नहीं, तो लो या हाई कर ले, तो इसको हम लोग हाई और ऑर्डर मेमोरी एड्रेस लिख दिए, और यहाँ पे कुछ न कुछ रहेगा। अगर हमारे पास मान लो 2030 अगर एड्रेस है जिसको लोड करना है, तो ये 20 जो है वो अवेलेबल रहेगा यहाँ पे, 20। बेहतरीन। अब AD0 टू AD7 देखना है, इसमें देखो, तो AD0 टू AD7 में क्या होगा कि ALE पिन हम ड्रॉ करेंगे। और ALE पिन जब ड्रॉ करेंगे, तो अभी मैंने जस्ट बताया कि जब ALE पिन हाई होगा, तो हमारा जो एड्रेस लाइंस का आउटपुट है, मतलब A0 टू A8, सॉरी A7 अगर ALE पिन हाई है तो अवेलेबल रहेगा बाहर की तरफ, और अगर लो होगा तो AD0 मतलब D0 से लेके और D7 अवेलेबल रहेगा। तो देखिए यहाँ ALE पिन फर्स्ट टी स्टेट्स के कुछ देर तक हाई होता है, और जब ये हाई होता है तो फटाफट हमारा जो AD0 टू AD7 में ये लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस, ध्यान रखना है, लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस है, ये यहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो हमारे पास अगर देखें कि 2030 अगर हमारे पास कोई मेमोरी है, तो 20 रहा इसमें और 30 रहा इसमें, तो ये हमारे पास अवेलेबल हो गया क्या, कंप्लीट मेमोरी एड्रेस। कहां से कहां तक, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं यहां तक, A0 से लेकर के और A15 तक हो गया ना, A0 से A7, A8 से A15, डन। अब ऑपकोड फेच मींस कि मान लीजिए कि हम 2030 लोकेशन पे हमारा 32 है, कोई ऑपकोड है किसी चीज का, तो अब हम क्या करते हैं
कि अब यहाँ से ALE पिन लो हुआ, ये कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक लो हो जाता है, तो ये लो हुआ तो लो ऑर्डर बस कुछ देर चलेगा, और T1 स्टेट के बाद क्योंकि ALE पिन लो होके आगे बढ़ा तो ये लो होता है, और तब D0 से D7 एक्टिव होता है। मीन्स कि A0 से A7 तो पहले हाफ में मेमोरी में, अब D0 से D7 यहाँ हुआ, और जो ऑपकोड आपका इस मेमोरी लोकेशन पे था, जैसे 2030 लोकेशन पे जो ऑपकोड था लाइक 32, तो ऑपकोड यहाँ पे आ गया कहाँ, 32। ठीक है, ये हो गया। अब तीन चीज क्लियर है हमारे पास, ए की कंडीशन क्लियर है, AD0 से A7 की कंडीशन क्लियर है, ALE पिन की कंडीशन क्लियर है, क्योंकि ALE के अकॉर्डिंग ये, तो पहले चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो ALE को, और फिर इसको कर सकते हो जैसा आपको उचित लगे। हमारे पास मान लीजिए कि ऑपकोड फैच हो रहा है यहाँ पे, तो ऑपकोड फैच में क्या होता है कि इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी बार, ठीक है। चूंकि ऑपकोड कहाँ से फैच होगा, तो किसी मेमोरी से, यानी कि हमारी मेमोरी बार जो है वो 0 होगी, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार में मेमोरी बार 0 होगी, S0 और S1 जो है वो 1 1 होगा, ठीक है। ये ऑपकोड फैच के लिए कंडीशन होती है, आप एकदम इसमें घुसना मत, सिर्फ यहाँ क्या लिख देना, इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार S0 और S1 लिख देना, ये कुछ भी कंडीशन नहीं लिखना है। और यहाँ लाइन ड्रॉ करना है क्या, इनपुट आउटपुट स्लैश एम बार, ये दो कंडीशन को शो करता है। और इसको हम लोग आगे, ये थ्रू आउट एक्टिव मोड में, क्योंकि मेमोरी से अगर एक बार डेटा मेमोरी से कनेक्ट हो गया माइक्रो प्रोसेसर, तो वो जब तक वो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तब तक वो एक ही कंडीशन में रहता है, इसलिए यहाँ से एक्टिव होगा तो ये यहाँ तक एक्टिव मोड में ही रहेगा। और क्या होगा, चूंकि डेटा रीड हो रहा है कितनी देर के लिए, तो यहाँ D0 से D7 जब एक्टिव है उतनी देर के लिए, तो ये यहाँ पे इतनी देर के लिए लो होगा, यानी कि RD बार इज इक्वल टू 0, रीड हो रहा है ना डेटा को, डेटा, तो RD बार यहाँ पे चलेगा, और चूंकि बार लगा इसलिए लोग जाना होगा, और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, और तब आपका कंडीशन बिल्कुल सही। अब इसका रिवर्स, मान लीजिए हमें डेटा मेमोरी पे हम राइट कर रहे हो, तो वहां पे क्या करते हैं, ये जो रीड बार है ना, इसकी जगह पे हो जाएगा क्या, WR बार हो जाएगा, राइट बार हो जाएगा, और डिट्टो ये सेम चीज जो है वो अप्लाई हो जाएगी, और ये जो ऑपकोड फेज के लिए यहाँ तक चल रहा है, यही मेमोरी राइट का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। देखो थोड़ा सा एक कंडीशन यहाँ में समझा दे रहा हूं, ये जरूर करके आना, वहां गलती नहीं होती है, क्योंकि मिलाएगा जो रीड बार और बस दो चीज मिलाता है वो सही है, तो आपका जो है क्वेश्चन सही माना जाता है। देखो यहाँ देखो रीड बार, ठीक है, जो मैंने बताया डिट्टो है। अब एक चीज बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें, यहाँ गैप है, गैप इसलिए दिया जाता है क्योंकि डेटा सडनली नहीं, मतलब जैसे एड्रेस लाइन जो सडनली नहीं चेंज हो जाता है, उसमें डेटा लाइन में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए थोड़ा सा गैप रहता है। लेकिन राइट के ऑपरेशन में देखोगे तो ये गैप आपको नहीं मिलेगा, रीड वाले में बस मिलेगा। वो क्यों होगा, देखो ये राइट ऑपरेशन है, इसमें बस यही एक डिफरेंस है इसमें। और ऑपकोड फैच से और रीड राइट में एक और है कि वहां पे 4 मशीन साइकिल होता है, यहाँ पे 4 टी स्टेट होता है, इसमें मेमोरी राइट और मेमोरी रीड में 3 होता है, T1 T2 T3, उसमें T4 भी होता था, ठीक है। अब यहाँ देखना एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, राइट जब लिख करोगे ना, तो चूंकि एड्रेस पे जो अवेलेबल है वही राइट हो रहा है ना, इसलिए यहाँ गैप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और रीड वाले में गैप मिलेगा, रीड वाले में गैप मिलेगा, देखो है ना, यहाँ गैप मिल रहा है। और तीनों में एक और चीज डिफरेंस, यहाँ T1 T2 T3 T4 बस ये 4, बाकी ये देखो T1 T2 T3 3 मेमोरी रीड में भी, और यहाँ गैप है, बस ये डिफरेंस है। यहाँ मेमोरी राइट और यहाँ गैप नहीं है, ये डिफरेंस है। यहाँ बस राइट है तो WR बार,
रीड है तो ये, बाकी ये अंदर वाला आप लिखना चाहो याद नहीं रहेगा आपको, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, एकदम फटाफट छोड़ देना और हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आएगा तीन तरीके से। पहला, या तो कोई क्वेश्चन देगा, ठीक है, मान लीजिए कि MVI दे देगा और 2 3 दे देगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा, तो भी घबराना नहीं, 2 3 याद रखना है, कोई एक मेमोरी एड्रेस लेके मान लीजिए 2030 और उस पे 2 3 को लिख देना है, मेमोरी एड्रेस में 20 और यहाँ 30 कर देना और यहाँ पे कर देना 23 और ड्रॉ कर देना, ठीक है। अगर मेमोरी मान लीजिए देता है कि मेमोरी रीड के लिए, तो ये मेमोरी सॉरी यहाँ बदल देना, राइट के लिए देता है तो ऐसे कर देना, ये इसमें भर देना, ठीक है। अगर ऑपकोड फेच के लिए देता है तो पहला वाला, अगर दे देता है तीनों, हालांकि देता नहीं है ऐसा, जब बहुत वो तीनों दे देने का मतलब कि आपको कुछ बड़ा सा नंबर मिलने वाला है, 8 10 नंबर, तो वहां पे आप तीनों को एक साथ ड्रॉ कर दोगे ऐसे, ये पहले में ऑपकोड फेच, दूसरे में रीड, तीसरे में राइट, और फटाफट ड्रॉ कर दोगे, यही वाला मेथड है और आपके नंबर आ जाएंगे। ये बताओ, ये जो बताया ये समझ आया कि नहीं आया? जी सर। हो कि हाँ? जी। पक्का या सिर्फ हंसने के लिए? नहीं नहीं सर, एक बार अगर और अच्छे से पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, फिर आ जाएगा। हाँ, और 100% ये छोड़ के मत आना, क्योंकि बच्चे डर जी सर। जाते हैं इस क्वेश्चन से, है ना। और जो ये क्वेश्चन कर देता है ना उसको टीचर जरूर नंबर देता है, क्योंकि बच्चे क्या है, उल्टा सीधा बस लाइन ड्रॉ करके आते हैं, और रट के तो ये जा ही नहीं सकता है, कोई रटोगे तो कभी भी ये स्केल ठीक होगा नहीं, गलत करके ही आएगा, ठीक है। आगे ठीक है सर। बढ़ते हैं। ये पूरा यूनिट में बस थोड़ा सा डिफरेंस, ये देखो ये तीनों का एक साथ बना दिया है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन समझ लेना मन हो तो, टाइमिंग डायग्राम फॉर STA 5 to 6A, ये सब के लिए बना दिया है, इजी, देखने में बच्चा डर जाता है। अब लॉजिकल डिवाइस